अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, उसके 2 टॉपिक्स कर लिए थे। आज हम उसका तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, और वो है फ्री फॉल मोशन का। देखिए, फ्री फॉल मोशन जनरली हम समझ लेते हैं क्या होता है। फ्री फॉल मोशन का मतलब जब भी आप किसी चीज़ को फ्री छोड़ते हैं, यानी ऊपर आप कोई भी चीज़ को फ्री जैसे ही छोड़ते हैं वो हमेशा फॉल करती है, नीचे गिरती है। इसको कहते हैं फ्री फॉल मोशन। जनरली इसको आप कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं, वो हमेशा क्या करती है, मोशन करती है। क्यों करती है? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, तो इसको हम जनरली कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना। सो अब हम बात करते हैं इसको, एक जनरली आप मोशन अलोंग वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, कि वाई एक्सिस के अलोंग मोशन करना, यानी किसी भी चीज़ का ऊपर जाना या नीचे आना। जनरली हम क्या कहते हैं उसको, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। जनरली कोई भी चीज़ जब नीचे जाती है या नीचे से ऊपर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। या आसान अल्फाज में हम कहेंगे अगर कोई चीज़ ड्रॉप की गई है या थ्रो की गई है तो उसके लिए हम जनरली कहते हैं ये फ्री फॉल मोशन है। ठीक है। सो फ्री फॉल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन अलोंग वाई एक्सिस या बॉडी इज ड्रॉप आउट थ्रोन की बात कर रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं, इसकी कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। फ्री फॉल मोशन के लिए आपको पता होना चाहिए, फ्री फॉल मोशन का मतलब जब भी कोई चीज़ अंडर ग्रेविटी काम करेगी, यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जब भी जाएगी, फ्री फॉल मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा। वहाँ पर दो चेंजिंग्स होती हैं हमेशा। पहली ये होती है कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा एच लिखा जाता है, यानी एस जो है उसको आप हमेशा एच लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली ज़मीन पर जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो तो कॉमन सी बात है, बट अगर ऊपर अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड हम डिस्टेंस बात करेंगे तो एक्चुअली वो हमारी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। इसलिए हम उसको एस के बजाय एच लिखते हैं। दूसरी बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो आपको पता है एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पर जब भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई चीज़ जाएगी तो एक्सेलरेशन बन जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, किसकी वजह से चेंज हो रही होती है, ग्रेविटी की वजह से। तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम हमेशा ग्रेविटी लिखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं स्मॉल जी को। सो अब हम बात करते हैं तीन इक्वेशन है मोशन की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन थी वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ए की जगह हमेशा हम जी लिखेंगे। फिर दूसरी इक्वेशन थी एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह हमेशा एच आएगा, ए की जगह हमेशा जी आएगा। थर्ड नंबर पे इक्वेशन थी टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ए की जगह हमेशा आप जी लिखेंगे, एस की जगह हमेशा एच लिखेंगे। सो देखिए हमने बेसिक कुछ बातें की कि डिस्टेंस हमेशा हाइट लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी लिखा जाएगा, और तीन इक्वेशन जो मोशन की हैं वो कुछ अब इस तरीके से लिखी जाएंगी। कब? जब हम फ्री फॉल मोशन की बात करेंगे। फ्री फॉल मोशन के अंदर दो छोटे केसेस समझने के लिए बेसिक बातें कुछ वो समझ लेते हैं। देखें, जब भी किसी चीज़ को हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप मीन्स हम हाथ में पकड़ी हुई किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो हमेशा ऊपर से क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी। इसको कहते हैं ड्रॉप करना। सो जब भी कोई चीज़ ड्रॉप होगी हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। आपको हमेशा याद रखना है, जब किसी चीज़ को आप ड्रॉप करते हैं, यानी कि हाथ में पकड़ी हुई एक चीज़ आपने छोड़ दी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा शुरू में क्या होती है, जीरो। क्योंकि उसने आपने उसको हाथ में पकड़ा तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। जब छोड़ेंगे तो कोई ना कोई वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ग्रेविटी हमेशा होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जा रही है, यानी ज़मीन की तरफ कोई भी चीज़ जाती है तो उसकी की ग्रेविटी जो है हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। कब? जब ऊपर से नीचे आ रही है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं जनरली जो फॉर्मूला हमेशा हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर 99% केसेस में ये फॉर्मूला यूज़ होता है जब ड्रॉप किया जाता है, दैट इज एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरे नंबर पे हम केस की बात करते हैं, थ्रो का केस जो है, नीचे से ऊपर किस चीज़ को जब हम थ्रोन करते हैं, थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ कोई चीज़ थ्रो की गई तो हम बात करेंगे हमेशा उस वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जिस स्पीड से आप उस चीज़ को फेंकेंगे। मान लीजिए आप अपने हाथ से बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो जो आपके हाथ की वेलोसिटी होगी वही एक्चुअली उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, बट ऊपर जाके हमेशा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और एक टाइम आता है जब वो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, इसी वजह से वापस नीचे आ जाती है। सो याद रहे, जब भी किसी को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। और चूंकि ज़मीन से दूर जा रही है कोई भी चीज़, जब ऊपर जा रही है इस मीन ग्रेविटी नेगेटिव होगी, क्योंकि वो ज़मीन से आप ऊपर की तरफ उसको भेज रहे हैं, नेगेटिव होगी हमेशा ग्रेविटी। तो ज़मीन से दूर जब कोई चीज़ जाती है तो उसकी ग्रेविटी हमेशा आप क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। सो ये -9.8 होगी। और इस केस में जनरली हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं डैट इज़ 2gh इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो देखिए हमने जनरल दो बातें की ड्रॉप के लिए और थ्रो के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। प्रॉब्लम 3.5 में कहता है एक हेलीकॉप्टर है जिसका वजन 3920 न्यूटन है। एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट आपको बताया गया है 3920 न्यूटन है। आपको कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट। इस पे आपको फोर्स फाइंड करनी है। कब?
जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है ना, सेंडिंग अप एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें यार यूनिट लिखा हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इट मींस ये एक्सेलरेशन है। आपको क्या करना है, आपको वेट दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन दिया, आपको क्या बताना है, फोर्स बतानी। एक केस है, फिर इसी तरह इसका एक और केस है जिसमें कहता है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। फोर्स दोबारा आपको बतानी है, बट कब, जब बात कर रहा है इट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको दूसरे केस में कह रहा है कि ये एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा, आपको कह रहा है जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड की। सो पहले केस में कह रहा है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तब फोर्स बताइए। दूसरे केस में कह रहा है जो कांस्टेंट स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, तब आपको बताना है फोर्स कितनी होगी। सो यहाँ देखिए हम डेटा बनाते हैं। आपको वेट दिया हुआ 3920 न्यूटन, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, आपको कांस्टेंट स्पीड दी हुई है, आपको ग्रेविटी जनरली खुद लिखनी है, हमेशा 9.8 होती है, और जो कांस्टेंट स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। अब आपको दो तरीके से फोर्स बतानी है। पहले केस में मान लीजिए हम उसका नाम रख लेते हैं F1 जो फोर्स होगी पहले केस की। दूसरे नंबर पर जो केस होगा उसमें हम फोर्स को नाम देते हैं F2 जो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हमें जनरली पता है कि आपको वेट दिया हुआ है, आपको पता है फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F=ma। तो हमें एक्चुअली वेट नहीं चाहिए, m चाहिए, मास। तो इसलिए मैंने वेट का फॉर्मूला लिखा W=mg। m यहाँ आप देख सकते हैं m हमने यहीं रखा, g यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको वहाँ भेजेंगे तो डिवाइड करेगा। सो हमने जब इसको सीधा करके लिख दिया m=W/g। अब यहाँ पे मैं वेट की जगह वेट की वैल्यू थी वो पुट करूँगा, डिवीजन में ग्रेविटी की वैल्यू लिख दी 9.8। इनको जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एक नंबर आया 400। तो मुझे पता चला उस हेलीकॉप्टर का जो वेट था वो तो 3920 न्यूटन था, बट वो मास जो था उसका वो कितना था, 400 kg था। तो बेसिकली मुझे मास रिक्वायर्ड था, सो मैंने मास निकाल लिया हेलीकॉप्टर का, वो है 400 kg। अब मुझे पता है जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma होता है। अब यहाँ पर जो F1 की बात कर रहा हूँ, पहली जो फोर्स है, ma तो लिखा, बट a के साथ मैंने +g भी लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हेलीकॉप्टर में एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है, बट चूंकि वो ऊपर जा रहा है तो यकीनन उसमें ग्रेविटी भी आ रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो यकीनन वो ज़मीन के ऑपोजिट ऊपर डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो उसमें यकीनन जो फोर्स लग रही होगी वो ग्रेविटी के साथ साथ लग रही होगी। यानी जो फोर्स हेलीकॉप्टर लगा रहा है ऊपर जाने के लिए, उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेविटी के भी वो साथ साथ जा रहा है, ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है। सो बिल्कुल उसमें ग्रेविटी भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो यहाँ हमने क्या किया, मास की जगह 400 लिखा, एक्सेलरेशन 2 था वो लिखा, ग्रेविटी हमने चूंकि ऐड करनी थी यहाँ पर 9.8, तो हमने क्या किया, ग्रेविटी इसमें 9.8 ऐड कर दी। तो 2 में 9.8 ऐड करेंगे 11.8 आ जाएगा। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यहाँ पर जनरली जो आपके पास फोर्स निकलेगी वो निकलेगी 4720 न्यूटन, ठीक है। तो जो फोर्स लगा रहा है हेलीकॉप्टर वो 4720 न्यूटन की लगा रहा है। अब याद रहे जनरली हम जब भी वेट निकालते हैं या इस मास की बात कर रहे हैं, इस फोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ ग्रेविटी हमेशा हम पॉजिटिव ही लिखते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते। एक वेट निकालने के लिए ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं लिखते, और यहाँ पर चूंकि हम टोटल फोर्स की बात करें तो इसलिए यहाँ ग्रेविटी पॉजिटिव ही रहेगी या नेगेटिव नहीं होगी। भले हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहे हैं फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स में एक्सेलरेशन के साथ साथ ग्रेविटी भी लग रही है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा, इसको कभी भी नेगेटिव नहीं लिखेंगे इस केस में। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब केस नंबर 2 भी दोबारा हम यही बात करेंगे, जाहिर सी बात है हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन के साथ साथ आप ग्रेविटी उसमें ऐड करेंगे। बट आपको जो चीज़ बतानी है यहाँ पर वो ये होनी चाहिए पता कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है, स्पीड कांस्टेंट हो गई का मतलब क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए जब भी किसी चीज़ की कांस्टेंट की हम बात करते हैं, कांस्टेंट का मतलब वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर इनिशियल मान लीजिए हम कहते हैं 10 था तो फाइनल भी क्या होगा 10। सो जब आप एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन होता है VF - VI/T। सो VF - VI जब करते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ की कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल सेम है, कभी भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब उसमें कभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड जब तक चेंज नहीं होगी तो किसी भी चीज़ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा वहाँ क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर F2 की जगह मैंने लिखा, F2=m की जगह उसकी वैल्यू लिखी, एक्सेलरेशन 0 लिख दिया, ग्रेविटी 9.8 लिख दी। सो मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई, और जब इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे सो बेसिकली ये वही फोर्स होगी जो हेलीकॉप्टर का वेट था, डैट इज़ 3920 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो हेलीकॉप्टर दूसरे केस में, यानी कि जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है तब उसकी जो फोर्स होगी वो ये होगी।
अब देखिए एक न्यूमेरिकल हैं जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है चैप्टर के अंदर, उसकी हम कुछ एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डायग्राम इस तरीके से गिवन है, इसमें हम कुछ डेटा बनाएंगे और जो डेटा है बी टू सी की हम बात करने जा रहे हैं। बी टू सी मतलब पॉइंट बी टू सी, देखिए ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा सी है। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक जाना होगा तो क्या होगा। मान लीजिए कोई शख्स है जो ए टू बी इस बी पॉइंट पे खड़ा है, कुछ हाइट है इसकी, मान लीजिए ये जो हाइट है हमारे पास कोई भी एक हाइट है 80 या 70 जो भी 80 मीटर मान लीजिए हम खड़े में, H2 जो है हमारे को बताया गया है कि 80 मीटर की बुलंदी पर एक बच्चा जो है स्टूडेंट जो है खड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको इस हाइट को मैंने नाम दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के नाम को H2 दे दिया। तो कहता है 80 मीटर की हाइट पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, वो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है। देखिए याद रहे 80 मीटर की हाइट पे एक बच्चा खड़ा है, हम डेटा बी टू सी बना रहे हैं क्योंकि बी पर जहाँ वो खड़ा है उस वक्त उसकी हाइट H2 है। कहता है एक बच्चा है जो बी पॉइंट पे खड़े होकर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है। तो देखिए ऊपर की तरफ फेंक रहा है, इट मीन्स ये हमेशा उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब मान लीजिए अगर उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 12 थी यहाँ से यहाँ तक फेंकने में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है हमेशा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमने अभी कोई समझा है थ्रो वाला कि जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर थ्रो की जाती है तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है, बट फाइनल हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है ऊपर जा रहा है इसलिए ग्रेविटी हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी, -9.8 होगी। सो हमने यहाँ पर ग्रेविटी लिख दी -9.8। देखिए हम बात कर रहे हैं पॉइंट बी टू सी, पॉइंट बी पे जहाँ वो खड़ा है उसकी हाइट जो थी 80 मीटर थी उस जगह पर जो थी, फिर इस पॉइंट पे उसने कोई चीज़ फेंकी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई जो भी थी 12, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आकर उसकी हमेशा क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उसके बाद वापस वो नीचे आ गया। यहाँ ग्रेविटी जो थी वो कितनी थी, -9.8 थी। अब मान लीजिए ये जो हाइट है ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, H1। ठीक है, जिस हाइट पे हम खड़े वो तो H2 है, लेकिन जो बॉल हमने ऊपर फेंकी उसकी जो हाइट होगी उसका नाम क्या होगा, H1 होगा। और इसी तरह यहाँ से लेकर B2 लेकर C तक जो बॉल जाएगी ऊपर जाने में जिसको टाइम लगेगा उसका नाम होगा T1। हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर टाइम कोई कहता है फाइंड कीजिए, एक बॉल को आपने नीचे से ऊपर फेंका तो वहाँ से यहाँ जाने तक जो टाइम लगेगा उसका नाम क्या होगा, T1। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तो जो हाइट है उसका नाम है H1। ठीक है, सो जनरली यहाँ से लेकर बी टू सी हमने डेटा की बात की, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई बॉडी जाएगी तो उसका जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात करेंगे जब, तो ये टाइम हो जाएगा T2। खैर इसकी हम फिलहाल बात नहीं करते, हम बात करते हैं इसी तरह डेटा हमने बी टू सी के साथ बात करते हैं। अब सी टू डी की बात करते हैं। तो देखिए सी टू डी अगर मैं डेटा की बात करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई बॉडी हम बात करें सी टू डी का डेटा, सो देखिए सी टू डी डेटा क्या एक्चुअली पूरी जो है इस पूरी हाइट का नाम हमने रख दिया H। और आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो एक्चुअली इक्वल है H2 प्लस H1, यानी इन दोनों हाइट्स को जब मैं आपस में जमा कर दूंगा तो टोटल क्या बन जाएगी, H। तो मैंने इसलिए यहाँ लिखा है कि टोटल H जो होगा वो हमेशा बराबर होगा H1 प्लस H2 के। सो मान लीजिए H1 जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई हाइट होगी वो आप निकाल लेंगे किस तरीके से, H2 आपको मिसाल दी हुई थी 80, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास एक टोटल हाइट निकल आएगी, जो भी होगी वो कैसे निकलेगी, टोटल हाइट का मतलब क्या है, इस हाइट में इस हाइट को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी H2 में H1 को ऐड करेंगे तो टोटल हाइट यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक H निकल आएगी। अब चूंकि हम C टू D बात कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए C से देखिए यहाँ से जब कोई बॉडी स्टार्ट करेगी ऊपर से नीचे आ रही, देखिए अब जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी, यहाँ से नीचे आ रही, तो इस वक्त इसकी स्पीड हमेशा क्या होगी, अब चूंकि ऊपर से नीचे ड्रॉप का केस बन गया हमारे लिए, क्योंकि पहले वो ऊपर गया, अब ऊपर से खुद ब खुद नीचे आएगा। सो इट मीन्स C टू D की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जब मेरे लिए कोई बॉडी स्टार्ट दोबारा नीचे आना शुरू करेगी तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। सो मैंने देखे इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख दिया, 0 लिख दी। अब चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो ग्रेविटी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब यहाँ बात करते हैं T2 क्या होगा। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, T2 होगा। क्यों, क्योंकि हमने बात की B2C, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है उसका नाम होता है T1, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आने में टाइम लगेगा उसका नाम होगा T2, और फिर एक चीज़ होगी टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम, तो जनरली उसको हम क्या कहेंगे, T। सो सिर्फ T का मतलब क्या है, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, B2C आने में जो टाइम लगा वो था T1, C टू D आने में जो टाइम लगेगा वो होगा T2। सो टोटल टाइम जो T निकलेगा कैसे निकलेगा, T1 में हम T2 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टाइम निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल करके देखते हैं जो आपको मैंने एग्जांपल समझाई। प्रॉब्लम 3.3 में कहता है हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। एक हेलीकॉप्टर है ऊपर की तरफ जा रहा है
कब 12 मीटर पर सेकेंड की रेट से जा रहा है, ठीक है। फिर आपको कहता है एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर की हाइट पर जाकर क्या हुआ, अबव द ग्राउंड अ पैकेज इज ड्रॉप्ड। कहता है 80 मीटर की हाइट पर जाकर उसने एक पैकेज ड्रॉप किया, ठीक है ना, एक पैकेज जो भी था आपके पास किस चीज़ का उसको ड्रॉप किया। तो आपसे पूछता है हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, बताइए वो जो पैकेज उसने फेंका या ड्रॉप किया वो ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो देखिए हमने डायग्राम इस तरीके से कुछ बनाई थी। मान लीजिए हमने जो बात की थी 80 मीटर, ये वो हाइट 80 मीटर की, यहाँ से जब उसने एक पैकेज ड्रॉप किया तो आपको पता है ये ड्रॉप जो होगा डायरेक्टली नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं होगा, चूंकि इतनी ऊपर हाइट पर मौजूद है। तो इस हाइट से जब वो कोई चीज़ फेंकेगा तो हाइट की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से और बाकी इश्यूज़ हैं इसमें और भी, जिसकी वजह से ये बॉडी किस तरीके से जाएगी, हमेशा ऐसे ड्रॉप की जाएगी। ये आपको भी पता है जनरली टू डायमेंशनल मोशन की अगर आप बात करें, सो हमने उसमें भी ये चीज़ देखेंगे क्या होता है जब आप किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं हाइट से, सो उसको डायरेक्टली नीचे ड्रॉप नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से हम ड्रॉप करेंगे कि वो हेलीकॉप्टर से जब भी किसी चीज़ को फेंका जाता है तो आराम से थोड़ा दूर करके फेंका जाता है डायरेक्टली। सो हमने एक्चुअली ड्रॉप किया, मान लीजिए एक पैकेज को, वो कुछ इस तरीके से हमने उसको ड्रॉप किया कि वो इस तरह ऊपर जाकर नीचे की तरफ फेंका। सो याद रहे कि हमने बात की जिस हाइट पर हम मौजूद हैं वो H2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है उसका हमने नाम रख दिया H1। सो देखिए हम यहाँ B2C पहले डेटा बनाएंगे, क्योंकि जब हमने पैकेज को ड्रॉप किया वो कुछ इस तरीके से गया, पहले आराम से ऊपर जाएगा फिर हल्का सा नीचे जाएगा, ठीक है ना। एयर प्रेशर भी और भी बहुत सी रीजन है जिस वजह से जनरली इसको इस तरीके से पैकेज को जब ड्रॉप करते हैं वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो B2C हमने बात की। देखें आपको पता है इस पॉइंट पे जब हम मौजूद हैं उस वक्त जो हाइट है वो H2 है जो 80 मीटर दी हुई है। देन इसके अलावा आपको पता है जो स्पीड थी वो कितनी थी, 12 मीटर पर सेकेंड थी। इसके अलावा यहाँ पर हमें पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमेशा यहाँ कर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हमें जो है ग्रेविटी पता है ऊपर की तरफ गया तो माइनस में 9.8 होगी। फिर हमें एक्चुअली क्या करना है, टाइम, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, के हमें बताना है जो टाइम लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में पैकेज को वो कितना लगेगा। तो देखें फिलहाल हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जाने में टाइम लगेगा उसका नाम क्या होगा, T1। सबसे पहले हम T1 निकालेंगे, फिर बाद में T2 निकालेंगे, फिर टोटल टाइम निकाल। सो T1 निकालने के लिए हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए हम जनरली बात करते हैं, आपको फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन का होता है VF माइनस VI/T। अब चूंकि यहाँ एक्सेलरेशन हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक ही जगह हमेशा हम यहाँ क्या लगा देंगे, ग्रेविटी लगा देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये T यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको वहाँ भेज दिया और ये यहाँ पर भेज दिया, इसको शिफ्ट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो T का एक फॉर्मूला बन गया VF माइनस VI/A। अब चूंकि एक्सेलरेशन हमें पता है यहाँ एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी होती है हमेशा, तो एक ही जगह मैंने क्या लिख दिया, G लिख दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर हमेशा क्या होगा, ग्रेविटी होगा। सो देखिए मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी 12 और ग्रेविटी ऊपर की तरफ है गया है तो माइनस में 9.8 होगी। सो मैंने क्या किया, जब इसको इस तरीके से माइनस किया तो एक नंबर आ गया -12 और -9.8। माइनस से माइनस हमेशा आप काट देंगे, 12 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो एक टाइम आ गया आपके पास 1.2 सेकेंड। याद रहे टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो ये T1 जो है कौन सा टाइम है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में लगा इस बॉडी को, T1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जाने में टाइम लगेगा उसका नाम होता है T2, और टोटल टाइम कैसे निकलेगा, इन दोनों टाइम को आपस में हम प्लस कर देंगे। देखिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके पास H1 जो है हमें एक्चुअली नहीं पता, जब तक H1 नहीं निकलेगा तो हमारे लिए और भी मसले मसाइल बनेंगे। सो देखिए हम B2C हमने जो डेटा समझा है उसी में हम बात करते हैं H1 निकालने की। सो देखिए H1 का मतलब हाइट 1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें पता है यहाँ पर जो इनिशियल जो वेलोसिटी है हाइट 1 पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी थी आपको पता है, 12 गिवन थी। इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा था, T1 लगा। तो चूंकि हमने अब T1 निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से इस हाइट को निकाल लेंगे। सो देखें H1 इक्वल्स टू VIT1 प्लस हाफ GT 1 का स्क्वायर लगाया। अब H1 का फॉर्मूला इस तरह लिखा, VI की जगह 12 लिख दिया, T1 हमारे पास 1.2 आया था, फिर प्लस हाफ लिखा। ग्रेविटी चूंकि यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है हाइट, इसलिए माइनस 9.8 लगाई, और T1 का स्क्वायर था तो 1.2 का स्क्वायर लगा दिया। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 14.4 आया, फिर ये प्लस माइनस था इसको माइनस लिख दिया। 9.8 को 2 से डिवाइड करते हैं जनरली आप, तो 4.9 आएगा, और 1.2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1.488 आ जाएगा। अब मैंने 14.4 इसी तरह लिखा, 4.9 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आ गया। अब इस हाइट में से जब इसको माइनस कर दूंगा इस नंबर में से इस नंबर को, तो मेरे पास एक हाइट निकल आई, डेट इज 7.34 मीटर। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट थी वो एक्चुअली क्या थी, 7.34 मीटर थी। तो ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब C to D जब हम जाएंगे
तो C to D हमें हाइट पता होनी चाहिए टोटल, जो कि h होती है, और उसमें हमेशा आपको पता है H1 भी होता है और H2 भी होता है। इसलिए H1 जब तक नहीं निकालेंगे टोटल हाइट हमारे को नहीं पता चलेगी, जब तक टोटल हाइट नहीं पता चलेगी हम टाइम भी नहीं निकाल सकेंगे। सो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे को हाइट पता चली वो H1 थी। अब मैं H1 को अगर H2 में जमा करूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल हाइट है H वो मुझे पता चल जाएगी। सो देखिए अब हम बात करेंगे जो हमारा डेटा है C to D का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अब हम डेटा बताएंगे आपको क्या है। तो देखो C to D हमें पता हाइट क्या है, टोटल हाइट जो थी H थी वो किसके इक्वल हो गई, H1 प्लस H2। सो हम क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यूज आई थी H1 की और H2 हमें सवाल में गिवन था, दोनों को ऐड किया तो हमारे को पता चला जो टोटल हाइट है वो कितनी हो गई, 87.34। अब चूंकि ऊपर से नीचे आ रही है, हमें पता है ऊपर से नीचे आ रही है, इस मीन्स ये ड्रॉप का केस हो गया। इस वक्त इसकी यहाँ पर C के पॉइंट पे हमें पता है इसकी स्पीड क्या हो गई थी, 0, तो दोबारा 0 से शुरू होगा, तो इसलिए इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से 0 हो गई। अब चूंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी की वैल्यू भी इसमें क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 9.8। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक आने में जो टाइम लगेगा उसका नाम क्या है, T2। तो हम T2 फाइंड करेंगे। जब T2 निकल आएगा तो इस T1 को और T2 को जब हम जमा करेंगे तो टोटल टाइम निकल आएगा जो T होगा। ठीक है, चूंकि अब हमें हाइट दी हुई है H, तो इस हाइट H की मदद से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम निकाल दूंगा जो T2 होगा। तो देखें H इक्वल्स टू यहाँ से देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो हाइट है वो H है, और जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में T2। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया H इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, बट T के साथ हमेशा क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ जो टाइम यूज़ होगा वो 2 होगा। फिर हाइट की जगह जो वैल्यू लिखी वो लिखी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, T2 इसी तरह लिख दिया, हाफ की जगह हाफ, ग्रेविटी अब पॉजिटिव हो गई क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, T2 का स्क्वायर इस तरीके से लिख दिया। 0 से मल्टीप्लाई कोई चीज़ हुई 0 हो गई, 9.8 को 2 से डिवाइड किया 4.9 आ गया, T2 स्क्वायर इसी तरीके से लिख दिया। 0 प्लस 4.9 हमने किया तो 4.9 ही रहा T2 स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 4.9 T स्क्वायर, इसको हमने सीधा करके लिख दिया इक्वल्स टू 87.34। अब ये 4.9 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ गया 17.8, बट याद रहे T स्क्वायर है, T2 का स्क्वायर, हमें T2 चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, T2 बचा, और 17.8 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आ गया 4.22 सेकेंड। अब ये वो टाइम है जो यहाँ से यानी C to D आने में जो टाइम लगा वो T2 था, हमें पता चल गया T2 जो है वो इतना है। अब हम टोटल टाइम की बात कर रहे हैं तो टोटल टाइम होगा T, टोटल टाइम क्या है, B से लेकर D तक का टाइम, यानी पहले B to C गया वो T1 था, अब C to D आएगा वो T2 होगा। तो टोटल टाइम का मतलब उसने कहा पैकेज ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो देखें ये टाइम था T1 प्लस ये टाइम था T2, इन दोनों टाइम्स को जब हम जमा कर लेंगे तो हमें पास टोटल टाइम निकल आएगा। सो T1 और T2 की वैल्यूज पुट की, इनको आपस में सम किया तो हमें पता चला जो ज़मीन तक पहुंचने में उस पैकेज को टाइम लगेगा वो कितना होगा, 5.44 सेकेंड। सो टोटल टाइम आ गया आपके पास 5.44 सेकेंड। एक और प्रॉब्लम है 3.4, उसमें आपको कहता है एक लड़का है जो बॉल को थ्रो करता है ऊपर की तरफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। एक बच्चा है जो एक किसी मान लीजिए ऊंचाई पे छत पे किसी खड़ा है और वो ऊपर की तरफ एक बॉल को थ्रो करता है, और जिसकी स्पीड कितनी थी, 14.7 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, ऑन द वे डाउन इट जस्ट मिसेस द थ्रोअर। नीचे आते हुए उसने क्या किया, जिसने बॉल फेंकी थी उसको मिस कर दिया, यानी जो बच्चा था उसके हाथ में नहीं आई बॉल, वो नीचे चली गई एंड फॉल्स द ग्राउंड 40 मीटर बिलो। क्या हुआ, जहाँ पर बच्चा था, मान लीजिए बच्चे जो बॉल था छत के ऊपर बच्चा खड़ा हुआ था, उसने बॉल ऊपर की तरफ उछाली, वापसी उसने कैच किया, लेकिन चूंकि उसको अच्छी क्रिकेट खेलनी नहीं आती थी उससे कैच नहीं पकड़ा गया और बॉल नीचे गिरा दी। लेकिन बॉल जो नीचे गिरी, कितना नीचे गिरी, 40 मीटर नीचे गिर गई। तो ये देखें 40 मीटर आपकी क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, लेकिन ये कौन सी हाइट है, H1 नहीं, इसको हम जनरली H2 नाम देते हैं। आपको क्या कहता है, फाइंड क्या करना है आपको, हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेज, यानी बॉल ऊपर जाने में कितना टाइम लगाएगी। फिर दूसरे नंबर में कहता है हाउ हाइट गोज, कितना हाइट पे जाएगी, यानी कि उसकी हाइट भी बतानी है जहाँ ऊपर गई, और ऊपर तक जाने में जो उसको टाइम लगा वो बताना है। तीसरे नंबर में कहता है हाउ लॉन्ग इज इट इज़ इन द एयर, यानी टोटल हवा में जो बॉल है वो कितनी देर रहेगी, यानी टोटल टाइम आपको बताना है, यानी जब उसने फेंका और फेंकने के बाद वापस नीचे गिरी तो टोटल हवा में जो बॉल रुकेगी कितना टाइम रुकेगी, वो टोटल टाइम पूछा गया है। चौथे नंबर पे यहाँ पर एक नई चीज़ आपसे पूछी गई, विथ व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ज़मीन पर ये टकराएगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। सो देखिए हम दोबारा डायग्राम वही वाली यूज़ करते हैं। हमें जो बच्चे ने बॉल फेंकी, याद रहे कि चूंकि बच्चे से बॉल मिस हो गई 40 मीटर, तो मान लीजिए दोबारा एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है और उसने बॉल इस तरीके से उछाली,
उछालने के बाद वापस जब उसके हाथ में आई यहाँ पर, उसने वो पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ी नहीं गई और वो नीचे चली गई। कितना नीचे चली गई? 40 मीटर नीचे चली गई। सो H2 हमारे पास हम मान लेंगे कितना है? 40 मीटर है। डेटा हम बात करते हैं यहाँ पर B2C की, फिलहाल हम बात करते हैं। चलें, तो B2C का मतलब B जिस पॉइंट पे मौजूद है बच्चा, उस वक्त उसकी हाइट कितनी थी? उस जगह की 49 मीटर थी। ठीक है, ये हाइट जो आपको 40 या 49 जो भी है, इसको देख लीजिएगा आपकी बुक में। ठीक है ना। सो हम बात करते हैं, मान लीजिए 49 मीटर थी ये हाइट। आपने क्या किया, जो हाइट थी H2 वो कितनी थी? 49 मीटर थी। फिर आपको क्या कहता है यहाँ पर कि आपके पास जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी? 14.7 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, इनिशियल स्पीड थी। और चूंकि यहाँ से ऊपर जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके अलावा ग्रेविटी आपको पता है क्या होगी? माइनस में होगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले पार्ट में कहता है हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेज, बॉल जो है कितनी देर तक ऊपर जाएगी। सो T1 आपको फाइंड करना है। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपको कह रहा है हाउ हाई इट गोज, कि कितना ऊंचाई तक ये जाएगी, कितनी ऊंचाई तक ये जाएगी। ठीक है ना, उसका हमने नाम रख दिया H1। ठीक है, फिर तीसरे और चौथे पार्ट में क्या कह रहा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमने B2C की बात की। सो B2C का जो डेटा था, B पॉइंट पे उसकी हाइट जो थी वो 49 मीटर थी। तो यहाँ 49 मीटर लिख ली। और जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी? 14.7 थी। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने 40 मीटर गलती से लिख दिया, ये 49 मीटर थी। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। सो देखिए, हमें पता है ए का फॉर्मूला आपको पता है VF माइनस VI ओवर T था। फिर मैंने T को वहाँ शिफ्ट कर दिया, ए को यहाँ रख दिया। अब मुझे पता है एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो इस ए की जगह G लिख दिया। अब मैंने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है ना। अब ये जो टाइम है एक्चुअली मेरे लिए वो T1 है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसको T1 कहते हैं। बाकी मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। VF 0 था, VI 14.7 था, ग्रेविटी माइनस में थी। 0 में से 14.7 माइनस किए, माइनस की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कट गया। टाइम आपके पास निकल आया 1.5 सेकेंड। याद रहे, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ये वो टाइम था, पहला पार्ट जो आपसे पूछा गया कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, वो आ गया T1। अब हम बात करते हैं T2 की, सॉरी हाइट की बात करेंगे। जो H1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने पूछा हाउ हाई इट गोज, ये कितना ऊपर जाएगा। सो देखिए, हमें पता है H1 इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर होगा। अब चूंकि ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो T1 था, इसलिए H1 के फॉर्मूले क्या आ जाएगा? T1 आ जाएगा जगह जगह। सो हम बात करेंगे H1 इक्वल टू VI की वैल्यू पुट की। T1 1.5 आया प्लस हाफ लिखा, ग्रेविटी माइनस में थी क्योंकि ऊपर गया, माइनस 9.8 लिखा। T1 का स्क्वायर था, ऐसे ही लिख दिया। अब जब मैं इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ गया 22.05। फिर प्लस माइनस माइनस कर दिया, 9.8 को 2 से डिवाइड किया, 4.9 आ गया। 1.5 का स्क्वायर निकाला तो ये आ गया 2.25। अब मैं 22.05 ऐसे ही लिखा, माइनस लिखा, फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया नंबर आया 11.025। तो इनको जब माइनस किया, सो ये वो हाइट निकल आई दूसरे पार्ट में जो पूछा था हाउ हाइट गोज, कि कितना ऊंचाई तक जाएगा। तो जो हाइट होगी H1 वो कितनी थी? 11.025 मीटर थी। अब हम बात करते हैं C2D डेटा। ये C2D जो डेटा होगा वो क्या होगा? तो देखिए, हमें पता है C2D जो हाइट है वो क्या है? H है। टोटल हाइट क्या दिख रही है? H, और जो बराबर है किसके? H1 जमा H2 के। तो हम क्या करेंगे, H1 और H2 की जो वैल्यूज थी, H1 था 11.025 अभी निकाला, H2 आपको सवाल में गिवन था 49, आपने वो लिख दिया। तो आपने जब इनको ऐड किया तो आपके पास टोटल हाइट निकल आई 60.025 मीटर। अब चूंकि C2D बात करें, C पर हमें पता है इनिशियल स्पीड क्या होगी, अब इसकी 0 होगी क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। इसके अलावा ग्रेविटी आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी 9.8। इसके अलावा आपको मजीद क्या करना है, अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आने में टाइम बताया है, उसने तीसरे पार्ट में आपसे पूछा था हाउ टाइम विल इट टेक इन द एयर, यानी कि हवा में कितनी देर रहेगी बॉल, यानी टोटल टाइम आपको बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगेगा टोटल टाइम है। तो बेसिकली पहले तो हम T2 निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, जब वो निकलेगा T2 तो उसमें हम T1 को ऐड कर लेंगे तो टोटल हमें पता चलेगा जो बॉल है हवा में कितनी देर रुकी थी। ठीक है ना। तो पहले हम T2 निकालेंगे, फिर उसकी मदद से क्या निकालेंगे? T टोटल टाइम। कैसे? T1 में T2 जमा कर लेंगे, वो निकल आएगा। फिर आखिरी में उसने क्या पूछा है? विथ व्हाट वेलोसिटी इट हिट द ग्राउंड। यहाँ जाहिर सी बात है, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ जब आएगा, यहाँ पर जब बॉल टकराएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी VF होगी, वो क्या होगी वो भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, हमें पता है H इक्वल टू VIT हाफ GT स्क्वायर होता है। तो T2 अब क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहुँचने में हाइट है वो H है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में टाइम है वो क्या होगा? T2 होगा। तो देखिए, H की वैल्यू हमारे पास थी 60.025, T2 की वैल्यू जो थी वो हमें फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 ऐसे ही लिख दिया, प्लस हाफ लिखा, G पॉजिटिव हो गया क्योंकि नीचे आ रहा है, T2 स्क्वायर लिख दिया।
फिर 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, 9.8 को 2 से डिवाइड किया 4.9 T2 स्क्वायर हो गया। अब 0 किस चीज़ में प्लस कीजिए तो सेम वही रहती है चीज़, 4.9 T2 स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 60.025। अब मुझे 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई करा, वहाँ जाकर डिवाइड किया, सो मेरे पास एक नंबर आ गया 12.25। सो T2 स्क्वायर आ गया 12.25, बट मुझे T2 स्क्वायर नहीं चाहिए, T2 चाहिए, तो मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों तरफ ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाए। सो T2 स्क्वायर रूट जब मैंने लिया, स्क्वायर रूट कट गया, T2 बचा, इसका स्क्वायर रूट लिया, ये आ गया 3.5 सेकेंड। अब हमें उसने ये नहीं पूछा था कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, उसने कहा था टोटल टाइम जो हवा में बॉल रहेगी वो कितनी थी। सो इट मीन्स आसान अल्फाज में पूछना चाहता टोटल टाइम कितना लगेगा बॉल को ऊपर से नीचे आने में। सो टोटल टाइम इज टी। सो हम बात करेंगे टोटल टाइम क्या था, टी, यानी यहाँ से उसने जब फेंका यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, पहला टाइम था यहाँ से लेकर यहाँ तक T1, दूसरा टाइम था यहाँ से लेकर यहाँ तक T2। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो टोटल टाइम निकल आएगा। सो देखिए हमारे पास जो दो वैल्यूज आई थी दोनों को ऐड किया तो टोटल टाइम हमें पता चला जो ऊपर से लेकर नीचे तक बॉल आई, यानी हवा में जितनी देर बॉल रुकी, यानी ऊपर गई फिर नीचे आई, इस दौरान जो टोटल टाइम लगा वो टोटली बॉल जो थी हवा में थी उसको कहते हैं 5 सेकंड का टाइम लगा। अब आखिरी जो इसमें पूछी गई थी बात, फाइनल वेलोसिटी जिससे वो टकराएगी, यानी यहाँ जब वो टकराएगी उसकी VF होगी। तो आपको पता है VF इक्वल्स टू VI प्लस AT होता है, तो हम यहाँ A हमेशा G लिखते हैं। अब T के बजाय देखें मैंने T2 क्यों लिखा है, क्योंकि देखें आपको पता है T कौन सा टाइम है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम लगेगा वो T है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो टाइम है वो T1 है। तो ये कॉमन सी बात है, अगर मुझे टाइम बताना है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से शुरू हो रही है ना, देखें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 थी, तो यहाँ से जब यहाँ आकर टकराएगी तो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इट मीन्स मैं टाइम कौन सा यूज़ करूँगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में लगा था। सो आपको अच्छी तरह पता है ना वो टाइम T1 है ना टोटल टाइम T है। आप T1 लगाएंगे तो भी गलत है क्योंकि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम है, टोटल T लगाएंगे तो भी गलत है क्योंकि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम है। सो यहाँ थे बेसिकली जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो क्या था, T2 था, इसलिए मैंने VF इक्वल टू VI प्लस G के साथ क्या लिख दिया, T2 लिख दिया। सो VI हमेशा यहाँ पर 0 था, प्लस लिखा, 9.8 लिख दिया क्योंकि ऊपर से नीचे आया था, पॉजिटिव लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय T2 हमारा आया था 3.5। याद रहे पहले इसको प्लस नहीं करते, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सो उसको जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास एक नंबर आ गया 34.3। सो जब इनको हमने आपस में प्लस किया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 34.3 मीटर पर सेकेंड। ये वो स्पीड या वेलोसिटी हम बात करें, ये वो वेलोसिटी होगी जिससे बॉल ज़मीन पर टकराएगी।